नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में। आज परिचर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। वह टॉपिक होने वाला है हमारा वर्धन साम्राज्य। ठीक है, चलिए टॉपिक डालिएगा। वर्धन वंश। क्या है टॉपिक? डेट इज वर्धन वंश। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अध्याय। ठीक है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुउपयोगी और एक सवाल जो है वह 100% आता ही है। ठीक है, एक सवाल जो है वह यहाँ पर 100% आपके पूछेगा ही सही। ठीक है, एक सवाल जो है वह 100% बनेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझिए कि आखिरकार हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, सभी को स्वागत, नमस्कार भाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत कि आखिरकार इसकी जानकारी देने वाले सोर्स क्या क्या हैं। सोर्स दो प्रकार के माने गए हैं। सोर्स कितने प्रकार के? तो ध्यान रखिएगा, सोर्स जो हैं वह दो प्रकार के माने गए हैं। पहला आता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण बात हम पढ़ेंगे इसके परिचय के बारे में कि आखिर ये क्या था। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राजा। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए शासकों में परिचर्चा करते हैं। तो शासक महत्वपूर्ण शासक आता है सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, मूल रूप से यही सब कुछ है यहाँ पर। हर्षवर्धन में भी अगर मैं बात करता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ने की है यहाँ पर, हर्षवर्धन की राजनीति पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हर्षवर्धन जो है इसके समय की राजनीति की इसने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका हम साहित्य एक बार देख सकते हैं। इसकी धार्मिक नीति देख सकते हैं हम यहाँ पर। धार्मिक नीति, चलिए क्लियर। स्वागत आप सभी का। अर्जुन, मंजू, लक्ष्मी, कमल, बहुत अभिनंदन। चलिए हम वर्धन वंश का प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। हम वर्धन वंश का राजस्व व्यवस्था, डेट वाज रेवेन्यू व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। कितने प्रकार के कर थे, किस प्रकार से उन्हें वसूल किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में, जिसे हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रमुख शक्तियां, ये हमें पढ़ना है। जब शक्तियां थी तो स्वाभाविक बात है इन शक्तियों के कई सारे राजा रहे होंगे, राजाओं के बारे में, और फिर प्रमुख घटनाएं, और फिर अंतिम तौर पर निष्कर्ष। निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में हमें पढ़ना है। ठीक है,
एक सवाल आपकी परीक्षा में यहां से 100% आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न जो है वह आपकी परीक्षा में यहां से 100% आएगा। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है, तो कोई आप नए नहीं है, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर एक बात महत्वपूर्ण जिसे समझना चाहिए कि स्रोत कौन कौन से हैं। मूल रूप से ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से हमें मूल रूप से बात करें तो वर्धन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम परिचर्चा करना चाहेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, डेट इज लिटरेरी सोर्स। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? साहित्यिक स्रोत, ये आखिरकार वह लिटरेरी सोर्स कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें मूल रूप से जानकारियां प्राप्त हो जाती है कि भाई हाँ, वर्धन वंश हमारे भारत में हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा सम्राट हर्षवर्धन हुआ है। हर्षवर्धन ने तीन नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हमें उसमें जानकारी मिलती, तो लिखिएगा हर्षवर्धन के नाटक। ये जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो प्रत्येक नाटक को बहुत विस्तार से बताऊंगा मैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, नंबर 1 पहला नाटक। ठीक है, प्रत्येक नाटक को बहुत विस्तार से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती। प्रिय दर्शिका। नंबर 2 रत्नावली। नंबर 3 नागानंद। ठीक है, नागानंद। क्लियर हो गई? चलिए, बाण भट्ट ने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी है, लिखी कहीं सारी है पर हमारे लिए तो दो महत्वपूर्ण है। सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी था बाण भट्ट। पहली किताब लिखी है सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र। चरित साहित्य कहते हैं, चरित साहित्य मूल रूप से किसी भी शासक की ऑटोबायोग्राफी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा लिखा है कादंबरी। दूसरा क्या लिखा है? कादंबरी। ठीक है, कादंबरी। ठीक है, चलिए अगला आता है महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प। महायान बौद्ध ग्रंथ, महायान बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म जो दो भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान, इनमें एक महायान का धर्म आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प। ठीक है, आर्य मंजू श्री मूल कल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प। एक चीनी यात्री आया, नाम था हेन सांग। चीनी यात्री, दैट इज हेन सांग। वेन, वे ह के नीचे व आएगा। हेन सांग, इसने किताब लिखी थी सी यू की। कौन सी किताब लिखी थी इसने? सी यू की। लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में पूछी हुई गई है
कि साहब जो हेनसांग है, हेनसांग भारत में आया और हेनसांग को सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा उसकी तवज्जो से ज्यादा तवज्जो दी गई। ठीक है, अब हेनसांग इनकी आलोचना करने से रहा, तो हेनसांग ने वर्धन राजाओं को वेश्य कहा है। क्या कहा है? वेश्य बताया है। वेश्यों को चीनी भाषा में फीशे कहा जाता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, ने वर्धन शासकों को फीशे अर्थात वेश्य बताया। ये लाइन याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, यह आपकी परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। तो हेनसांग ने वर्धन राजाओं को फीशे यानी कि वेश्य बताया। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ निकालिए। मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास में एक बात के अनेक अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब क्या समाज में वेश्यों की स्थिति बहुत अच्छी थी? हाँ या ना का जवाब दीजिए। तभी तो हेनसांग ने जो देखा वही लिखा, है ना। भाई आज एक बात बताइए, मैं अगर मेरे समाज में रहता हूं तो मैं अपना संबंध सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा? मैं यही चाहूंगा कि मैं अपना संबंध जो है वो समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से जोड़ूं। अब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति पाति का हो सकता है, स्वाभाविक बात है। तो उस समय हमारे समाज में जो है वह वेश्यों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। समझ में आ गई क्या बात? वेश्यों की स्थिति जो है वह सर्वश्रेष्ठ थी, इसीलिए इसने इन्हें वेश्य कहा है। इसी प्रकार हेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? तो एक चीनी व्यक्ति था, नाम था हुई ली। इसका अजीज मित्र था। हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया, स्थल मार्ग से ही वापस चीन पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका मार्ग बताऊंगा, किस मार्ग से आया था, किस मार्ग से गया था, नक्शे के माध्यम से। तो जाते ही सबसे पहले हुईली के घर पे गया। हुईली के घर पे जाकर के इसने वहां पर चाउमीन खाए, और चाउमीन खा करके हुईली ने पूछा, छाम छूम छा छू छू, यानी कि तुम्हारा भारत की यात्रा जो है वह कैसी रही, मुझे सुनाओ। तो हेनसांग ने पूरी यात्रा का वर्णन हुईली को सुना दिया। किसने सुना दिया? हुईली ने सुना दिया। हुईली ने पूरा यात्रा विवरण सुन लिया, और सुनने के बाद भाई साहब जब हेनसांग चाउमीन खा करके वापस गया, तो उसके बाद हेनसांग का जो यात्रा विवरण जो उसने सुनाया था, हुईली ने उन्हें कागज पे उतार दिया। ठीक है, तो अगली बात लिखिएगा नंबर 5 पे, हुईली। हुईली जिसने हेनसांग की, हुईली का विवरण जिसने, अब तो ऐसे लिखी, हेनसांग जिसने हेनसांग की जीवनी लिखी है, हुईली ने भी वर्धन वंश की जानकारी दी है, जानकारी दी है। यह हेनसांग द्वारा सुनाई गई भारत यात्रा के विवरण पर आधारित है। हेनसांग द्वारा हुईली को, हुईली को सुनाए गए सुनाए गए
भारत यात्रा के विवरण पर आधारित है। क्या हुई ली कभी भारत आया था? नहीं, यह कभी भारत नहीं आया। यह बात बहुत अच्छे से याद रखना, हुई ली जो है ना, यह कभी भारत नहीं आया था। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? भाई साहब, हेन सांग ने जो बोल दिया ना, बस मेरे दोस्त, उसने वही चीजें लिख दी कि भाई हाँ ऐसा हुआ था, मैं वहां गया, मेरे साथ इतना बढ़िया काम हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, मेरा बहुत सम्मान किया गया। इसी प्रकार एक चीनी यात्री था इत सिंह। यह 671 ईस्वी के आसपास भारत आया और 10 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करता है। इसका यात्रा वृतांत जो है यह भी हर्षवर्धन की जानकारी देता है। अंग्रेजी भाषा में इसका यात्रा वृतांत यानी कि इत सिंह का यात्रा वृतांत रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन जो है के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो नंबर 6 पे लिखिएगा, चीनी यात्री इत सिंह जो लगभग 671 ईस्वी के आसपास भारत आया और 10 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इत सिंह ने भी वर्धन वंश की जानकारी अपने यात्रा वृतांत में दी है। अपने यात्रा वृतांत में दी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसका? यात्रा वृतांत का अंग्रेजी अनुवाद रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किया गया। द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से किया गया। तो अगर हम समग्र रूप में देखें तो आपको शायद यहाँ पर एक बात पता चल रही होगी कि साहब वर्धन वंश की जानकारी देने वाले भारत से ज्यादा लोग चीनी हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना की जवाब दीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको लिखनी होगी कि चीनी यात्री तो चीनी भाषा लिखते थे और चीनी भाषा में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो मेरे बड़े साथियों, चीनी लेखक जो है ना, ये भारत के लिए इन तू या थियान तू जो है शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि भारत को इन्होंने कभी भी इंडिया नहीं लिखा, इन्होंने भारत के लिए इन तू या थियान तू शब्द का प्रयोग किया है। लिखिए, चीनी लेखकों ने भारत के लिए
इंतु, क्या बात क्लियर हो गई? इंतु, इंतु या, थियांतु, शब्द का प्रयोग किया, लिख लो। ठीक है, थियांतु। थोड़े से शब्द कठिन हो सकते हैं पर आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थियांतु या इंतु, ये भारत को कहा करते थे कि भारत के लिए कभी भारत शब्द नहीं लिख करके इन्होंने थियांतु या इंतु शब्द लिखा है। ठीक है, क्लियर? चलिए सब, थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोत देखते हैं, बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कि भाई आखिरकार ऐसे क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में दो तरह के आते हैं, एक तो अभिलेख आते हैं, क्लियर हो गई, और कुछ मुद्राएं आती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, दो तीन बात यहाँ पर समझिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अभिलेखों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा। मूल रूप से तीन प्रकार के ऐसे अभिलेख हैं जिनमें हमें सम्राट अशोक के सम्राट हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। तीन प्रकार के अभिलेख, दो को अभी लिखवाऊंगा, एक बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, दो अभी लिखवा रहा हूं, एक जो है वह बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, मैंने क्या कहा? दो अभी लिखेंगे, एक बाद में लिखेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, सबसे पहला जो आता है वह आता है बंसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, नंबर 1। बंसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, बंसखेड़ा ताम्रपत्र लेख। एक आता है मधुबन लेख, मधुबन लेख, और एक आता है एहोल प्रशस्ति। एक क्या आता है? एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति में कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन जब पुलिकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है लगभग 634 ईस्वी के आसपास, तो हर्षवर्धन हार जाता है। उस पराजय का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब मूल रूप से अगर मैं बात करता हूं बंसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख की, तो यह हमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एक जगह है वहां से प्राप्त हुआ है। उनसे प्राप्त, हर्ष संवत 22 का है यह। कब का है? हर्ष संवत 22 का है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये हर्ष संवत 22 क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हर्षवर्धन के पूरे हस्ताक्षर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हर्षवर्धन का पूरा नाम महाराजाधिराज हर्षवर्धन देखने को मिलता है। हर्ष का पूरा नाम, पूरा नाम या हस्ताक्षर मिलते हैं। ठीक है,
इसमें हर्ष द्वारा ब्राह्मणों को 2 गांव दान दिए गए थे, तो उसका उल्लेख है। लिखिए हर्ष द्वारा दिए गए ग्राम दान का उल्लेख। ठीक है, बस ये 2-3 चीजें जो यहाँ पर पढ़नी है, दोनों को फिर मिक्सअप करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा मधुबन अभिलेख पढ़ लीजिए। यह कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश से ही यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिखिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त। कब का है? तो याद रखिएगा हर्ष संवत 25 का है। हर्ष संवत 25 का है। ठीक है, हर्ष संवत 25 का है। इसमें भी भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए इसमें भी भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि सम्राट हर्षवर्धन जो है उसके 2 अभिलेख कौन से हैं जिनमें हमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वह है बंसखेड़ा और एक आता है मधुबन अभिलेख। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों इन दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं कि साहब कुछ ऐसी जानकारियां भी है जो इन दोनों में सम्मिलित रूप से मिलती है। ठीक है भाई, कुछ ऐसी जानकारियां भी तो है ना जो इन दोनों में कॉमन मिलती है, जैसे कि बंसखेड़ा और मेरे दोस्त मधुबन दोनों अभिलेखों में राज्यवर्धन, राज्यवर्धन कौन है? याद रखना सम्राट हर्षवर्धन का बड़ा भाई है। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन को परम सौगत यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। लिखिए इन दोनों में राज्यवर्धन को परम सौगत बौद्ध अनुयायी कहा गया है। राज्यवर्धन को परम सौगत कहा गया है। अब देखो आप कंफ्यूजन कहां पर होंगे और आपका एग्जामिनर आपको किस तरह से परेशान करेगा वो भी थोड़ा सा समझो। आपका एग्जामिनर पूछेगा कि परम सौगत की उपाधि किसने धारण की थी, और आप बड़े राजी राजी खुशी खुशी लगा करके आएंगे सम्राट हर्षवर्धन। अब आप ही अपनी अंतरात्मा की आवाज से मुझे जवाब दीजिए, क्या जो आप सम्राट हर्षवर्धन वहां पर लगा करके आएंगे वह सही होगा क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इन दोनों अभिलेखों में 2 महासामंतों स्कंदगुप्त और ईश्वर गुप्त के नाम मिलते हैं। दोनों में 2 महासामंतों स्कंदगुप्त व ईश्वर गुप्त के नाम मिलते हैं। समझ में आ गई क्या बात? भाई गलती मत करना, मेरा निवेदन है आप लोगों से बस। ठीक है,
बंसखेड़ा और मधुबन लेख हैं। बंसखेड़ा से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। हर्ष संवत 22 का है। हर्ष का पूरा नाम या हस्ताक्षर मिलते हैं। हर्ष द्वारा दिए गए ग्राम दान का उदाहरण है। मधुबन लेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। हर्ष संवत 22 का है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर ये हर्ष संवत का मामला क्या है। मूल रूप से सम्राट हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उसने अपने राज तिलक के अवसर पर एक नया संवत चलाया था। उस नए संवत को ही हम हर्ष संवत कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या उस नए संवत को ही क्या कहते हैं? हम हर्ष संवत कहते हैं। तो 606 में अगर 22 जोड़ेंगे तो लगभग लगभग जो मुझे लगता है 606 और 22 628 आना चाहिए। तो ये 628 ईस्वी का हो गया है। थोड़ी देर बाद ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। और ये हो गया 606 प्लस 25 यानी कि 631 ईस्वी का। ठीक है ना? दोनों में ही राज्यवर्धन, राज्यवर्धन कौन है? सम्राट हर्षवर्धन का बड़ा भाई है। उसे परम शोगत यानी कि बौद्ध अनुयायी कहा गया है। इन दोनों में ही दो महासामंतों स्कंद गुप्त और ईश्वर गुप्त का उल्लेख आया है। इसी प्रकार हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुद्रा लेख, मैं अभिलेख पढ़ लिए तो मुद्रा लेख भी जान लीजिए। मुद्रा लेख भाई सिक्के भी तो हैं कुछ। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? तो आपने एक नाम सुना होगा हरियाणा। हरियाणा में एक जगह आती है सोनपत, जिसे सोनीपत कहा जाता है। यहाँ पर हमें हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। ताजुब की बात यह है कि तांबे की मुद्रा के दो भाग होते हैं, पृष्ठ भाग और परोभाग। तो जो पृष्ठ भाग है उसमें शिव परिवार का अंकन है। शिव है, पार्वती है, नंदीश्वर महाराज है। तो जो परो भाग यानी कि पीछे वाला भाग है उसमें हर्षवर्धन का नाम है और उसकी एक उपाधि दी गई है परम माहेश्वर। कौन सी उपाधि दी गई है? याद रखिएगा, परम माहेश्वर। अब मेरी बात समझिए, मैं अपने स्टेटस पे गणेश जी का फोटो लगाता हूं तो लोग कहते हैं जी तो गणेश जी को मानता है। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी मुद्राओं पर, अपने सिक्कों पर जो है शंकर भगवान की फोटो लगा दी तो लोगों ने क्या कहा जी ये तो शंकर को मानता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कह रहे बोलो ना फटाफट से हाँ या ना का जवाब दो ना कि ये बात क्लियर हो गई क्या? क्या कहा लोगों ने जी तू तो किसको मानता है? तू मानता है मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं भगवान शिव को मानता है। तो परमेश्वर की उपाधि, परमाहेश्वर की उपाधि धारण की और यह शिव धर्म का अनुयायी था। लिखिए मुद्रा लेख में नंबर 1, हरियाणा की सोनीपत से हमें हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मुद्रा प्राप्त हुई है। कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है साहब? याद रखना, तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है से हमें हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई। हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा प्राप्त। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मुद्रा मिल गई तो मजा आ गया जी, है जी। इसके एक तरफ शिव पार्वती व नंदी के चित्र तो
तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन का नाम, हर्षवर्धन का नाम व उसकी उपाधि परम माहेश्वर, उसकी उपाधि परम माहेश्वर अंकित मिलती है, अंकित मिलती है। उपाधि परम माहेश्वर, शिव पार्वती नंदी का चित्र। ठीक है, क्लियर हो गई। इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि हर्ष प्रारंभ में, हर्ष प्रारंभ में शिव धर्मानुयायी था, हर्ष प्रारंभ में शिव धर्मानुयायी था। ठीक है, हर्ष प्रारंभ में क्या था? शिव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, क्लियर। बिहार के नालंदा में भी हमें हर्षवर्धन की मिट्टी की एक मुद्रा प्राप्त हुई है, ये भी लिख लीजिए। नालंदा भी से भी हमें हर्ष की मिट्टी की एक मुद्रा प्राप्त हुई है, हर्ष की मिट्टी की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। मिट्टी की बनी हुई मुद्रा माना जा सकता है कि साहब ये मुद्रा नहीं होकर के क्या होगी, तो याद रखिएगा एक तरह से मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं मोहर होगी। ठीक है, हर्षवर्धन ने किसी जगह स्टाम्प लगाया होगा और वह समय के अनुसार पुरातात्विक अवशेष बन गया होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक बिठोरा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बिठोरा से हमें मुद्राओं का मृतभांड मिला है। ओहो गजब होगी भाई साहब। उत्तर प्रदेश के बिठोरा से मुद्राओं का मृतभांड, मुद्राओं से भरा मृतभांड, ऐसे लिखो, मुद्राओं से भरा मृतभांड मिला है इसमें। मुद्राओं से भरा मृतभांड मिला है। अब चाहो आ जाओ सब मृतभांड बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए बन गया ना मृतभांड। अरे बोलो हाँ या ना का जवाब दो। मुद्राएं भरी है सर इसमें बहुत सारी। अगर मैं कुल मुद्राओं की बात करता हूं तो लगभग लगभग 293 मुद्राएं हैं।
ठीक है, कितनी मुद्राएं हैं? 293 मुद्राएं भरी है, यानी कि एक, जैसे हम नहीं होते हैं कि हमारे घर में, आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि साहब जो पैसे बचे हुए होते हैं तो मम्मी जो है उन्हें इकट्ठा करती चली जाती है। ठीक है, जैसे मेरे को सिक्के बहुत इकट्ठे करने के बहुत शौक है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे सिक्के हैं। जैसे क्वीन विक्टोरिया का सिक्का मेरे पास आपको मिल जाएगा, हालांकि वो बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है, लेकिन अगर कोई यूनिक सिक्का आता है ना तो उसको मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें से 9 मुद्राएं जो है, यह तो हर्षवर्धन के पिताजी जो प्रभाकर वर्धन हुए हैं उनकी है। ठीक है, 9 मुद्राएं प्रतापशील यानी कि प्रभाकर वर्धन। अब ऐसे अब 293 में से 9 गई तो 284 बची। 284 मुद्राएं, 284 मुद्राएं शीला द्वितीय यानी कि हर्षवर्धन की है। की मुद्राएं समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक गणित नहीं है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सिंपल है कि उत्तर प्रदेश के बिठौरा से मुद्राओं से भरा एक मृतभान मिला। 293 मुद्राएं थी, 9 मुद्राएं प्रतापशील यानी कि प्रभाकर वर्धन की है, और 284 मुद्राएं शीला द्वितीय अर्थात हर्षवर्धन की है। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात लिख रहे हैं कि साहब परिचय। व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन? देखो साहब, कहा जाता है कि मूल रूप से पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जो है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यह शासक बनने से पहले गुप्त साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे, यानी कि गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, लिखिएगा। वर्धन वंश की स्थापना के पहले स्थापना करने के पहले पुष्यभूति गुप्तों का सामंत था। आप याद करिए, हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था, तो वहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि साहब गुप्त जो है वह कुषाणों के सामंत थे। क्या बात क्लियर हो गई क्या? तो बस, यह किसके सामंत थे? यह गुप्तों के सामंत थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये आखिरकार कौन थे, है ना, कौन थे यह? क्या ये क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे? आज दिन तक इसके बारे में कोई आइडिया हमें नहीं लग पाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मूल रूप से यह गुप्तों का सामंत था, बस ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात लिखते हैं, कुछ प्रमुख शासक। अच्छा, एक बात और याद रखो, इसका जो संस्थापक है, संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसी पुष्यभूति की वजह से बाण भट्ट ने वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश कहा है। इसी के नाम पर नाम पर
बाणभट्ट ने वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश कहा। ठीक है, प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम आता है दोस्त पुष्यभूति। ये तो हम जानते हैं कि साहब पुष्यभूति कौन था, संस्थापक था। मूल रूप से प्रारंभिक राजाओं की स्थिति तो इस तरह से होती है कि आयाराम और गयाराम, क्या ये बात क्लियर हो गई? आयाराम और गयाराम। पुष्यभूति के बाद में इसमें जो अगला राजा बना उसका नाम आता है नरवर्धन। नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन। यह राज्यवर्धन पहला था। राज्यवर्धन पहले के बाद में गद्दी पर बैठा आदित्य वर्मन। आदित्य वर्धन, ठीक है, आदित्य वर्धन। और इसके बाद में गद्दी पर बैठता है प्रभाकर वर्धन। इसको रहने दो, प्रभाकर वर्धन रहने दो, आप तो इतना लिखो भी तो। ठीक है, अब आप कहोगे सर यह सवाल कैसे पूछेगा यहाँ पर? बिल्कुल सर, वाजिब बात है भाई, सवाल कैसे बनेगा? तो मेरे दोस्त, सवाल बनने का जो प्रारूप होगा ना, वह इनके राजाओं का कालक्रम और सही क्रम आपसे पूछेगा। किस तरह से पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे संस्थापक कौन हो गया भाई साहब, मुझे बताओ। सर आपने कहा जी संस्थापक तो पुष्यभूति हो गया, एक अलग नाम है इसीलिए इसे पुष्यभूति वंश कहा गया। ठीक है साहब। दूसरी बात देखिएगा, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? नरवर्धन गद्दी पर बैठा। कितना छोटा सा नाम है, नरवर्धन। नरवर के बाद गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन। बताओ कौन गद्दी पर बैठा? ये लो सर, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बाद में गद्दी पर बैठा कौन? आदित्यवर्धन। हाँ हाँ हाँ, इनके नाम कितने प्यारे हैं ना, आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद में गद्दी पर बैठा भाई साहब प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ये राज्यवर्धन पहला था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय मूल रूप से लगभग 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था। और फिर इसके बाद गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। बताओ साहब, कुछ चीजें यहां पर रिपीट हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है सर। इसमें 2 अक्षर हैं, नरवर्धन 2 अक्षर है नहीं है। राज्यवर्धन में 2.5 अक्षर है। आदित्य वर्धन में 3.5 अक्षर है। अरे बोलो। प्रभाकर वर्धन में 4 अक्षर है। वापस मात्रा कम होती जा रही है। ये 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम के, और ये 2 अक्षर। अरे क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ईमानदारी से मुझे बताओ, याद होंगे नहीं होंगे? भाई साहब छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को अगर याद नहीं हुए तो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो पुष्यभूति छोड़ो तो संस्थापक था, वो तो बेचारा नया है इसीलिए पुष्यभूति वंश कहलाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नरवर्धन में 2 अक्षर, 2 के बाद 2.5 राज्यवर्धन, 2.5 के बाद 3.5 आदित्य, 3.5 के बाद 4 प्रभाकर। बोला जी अब कम करो जी, बड़े नाम कहां तक याद रखेंगे बच्चे, चंदू सर इतिहास पढ़ाएंगे तो। फिर 2.5 अक्षर राज्यवर्धन के हो गए, फिर 2 अक्षर हर्षवर्धन के हो गए। क्या ये बात क्लियर? बताओ। ऐसे याद रखे जाते हैं भाई साहब। मैंने तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स बना रखी है ना इतिहास में, आप लोग खुद कहोगे सर ऐसे कैसे बना लिया आपने। कभी मौका मिला तो बताऊंगा आप लोगों को। तभी तो एक गाना आता है। क्या गाना आता है?
कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। बस अब लिख लो। पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्य, प्रभाकर, राज्य और हर्षवर्धन। चलो, मुझे थोड़ा सा चीजें याद नहीं होती है, आप मुझे समझाइए। शुरुआती 4 शासकों के क्रम। सबसे पहला पुष्यभूति, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? वर्धन वंश का संस्थापक था, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसके बाद गद्दी पर बैठा कौन? नरवर्धन, 2 अक्षर वाला। फिर 2.5 अक्षर आएंगे राज्यवर्धन प्रथम, फिर आएंगे 3.5 आदित्य वर्धन, फिर आएंगे 4 प्रभाकर वर्धन, फिर आएंगे 2.5 राज्यवर्धन द्वितीय, और फिर आएगा हर्षवर्धन यानी कि नंबर 2। अरे ये ट्रिक याद हो गई या नहीं हुई? एक बार कमेंट कर दो फटाफट से, ट्रिक याद हुई या नहीं हुई? ठीक है, ट्रिक याद हुई या नहीं हुई? नरवर्धन पुष्यभूति संस्थापक हो गया, उसको तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद नरवर्धन 2 अक्षर के, राज्यवर्धन 2.5 अक्षर, आदित्य वर्धन 3.5 अक्षर, प्रभाकर वर्धन 4 अक्षर, राज्यवर्धन 2.5 अक्षर और हर्षवर्धन 2 अक्षर। ठीक है, मगध साम्राज्य की ट्रिक पढ़ ली थी ना आप लोगों ने? क्या ट्रिक बताई थी मैंने? हसीन मासूका। ठीक है, हसीन मासूका। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण राजाओं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला